Hello students, so in this video we are going to finish the topic endocrine gland. तो इसके लिए हमें पहले एक ग्लैंड पढ़ना है दैट इज़ टेस्टिस. टेस्टिस इज़ ऑल्सो अ हेट्रोक्राइन. हेट्रोक्राइन किन्हें बोलते हैं? जो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, इसके अलावा और भी चीज़. तो जैसे मेल्स में टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस से हार्मोन तो सिक्रीट होता है, हार्मोन के अलावा जो गैमेट है दैट इज़ स्पर्म वो भी सिक्रीट हो रहा है. तो इसीलिए इसको हम नेचर में हेट्रोक्राइन कह रहे हैं. तो देखिए टेस्टिस के बारे में पढ़ने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे क्या चीज़ बताने की कोशिश की है. ये मेल्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ टेस्टिस, उसको दिखाया गया है. घबराइए नहीं, आपको इसका डिटेल कुछ नहीं पढ़ना, बस मैं आपको बता रही हूँ. इसके अंदर ये कुछ बड़े बड़े बॉक्स हैं, इन बॉक्स के अंदर ये पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये टेस्टिस के अंदर है. ये जो पिंक कलर की लाइन है, अगर ये इस तरीके से लाइन है, अगर इसको कट करके और फ्रंट साइड से, सामने की साइड से इसको देखा जाए तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा? इन लाइंस को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और इस लाइन को अगर अंदर से देखें तो कुछ ऐसी ही नज़र आएंगी. अंदर से इन पिंक कलर की लाइनों के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है. क्या क्या हिस्सा है वो देखिए. इस पिंक कलर के पोर्शन में देखिए ये जो लंबे वाले पिंक सेल हैं इनको कहते हैं सर्टोली सेल. दीज आर द सर्टोली सेल. ये सर्टोली सेल हैं. ये जो साइड में है वाइट कलर के छोटे, ये जर्म सेल हैं. ये जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये है लेडिग सेल. तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं. फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने आपको क्या बताया अभी तक. मैंने कहा मेल्स के अंदर ये मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज़ टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर होती हैं ये पिंक कलर की दैट इज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा नज़र आता है जिसके अंदर कुछ सर्टोली सेल हैं, ये लंबे वाले. फिर उसके अलावा ये साइड में जो छोटे सेल्स हैं दीज आर द जर्म सेल्स. और ये जो खाली जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें जो बीच बीच में सेल्स है दीज आर द लेडिग सेल. तो कौन क्या करता है उसको सिंपल सी भाषा में हम बात करते हैं. देखिए आपको ये पता है टेस्टिस कब एक्टिवेट होती है. टेस्टिस तब एक्टिवेट होती हैं जब पिट्यूटरी से दो हार्मोन आते हैं, एक FSH और एक LH. ये आएंगे तब जाके ये एक्टिवेट होंगी. तो ऐसा ही कुछ है. क्या होगा देखिए, जैसे ही वहाँ से पिट्यूटरी से LH आएगा तो क्या होगा, आप ये रिवाइज करिए, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था. LH मेल्स में आता है, टेस्टिस के लेडिग सेल पे एक्टिवेट करता है, तब वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं. अब समझिए इसको बिल्कुल. पिट्यूटरी से LH आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसने इन लेडिग सेल को एक्टिवेट किया और इन लेडिग सेल ने हार्मोन रिलीज कर दिया टेस्टोस्टेरोन दैट इज़ द मेल सेक्स हार्मोन. वो हार्मोन रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरोन, वो इनसे रिलीज हुआ लेडिग सेल से. और इन लेडिग सेल को एक्टिवेट किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ने. तो L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिग सेल, याद रखेंगे. जैसे ही लेडिग सेल हार्मोन बनाएंगे तो ये सर्टोली सेल इनको इकट्ठा करेंगे और साथ में नरिशमेंट देंगे. और ये जो साइड में जर्म सेल्स हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते, ये देखिए सेंटर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये धीरे धीरे स्टेप्स दिखा रखे हैं, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी लेडिग सेल का काम हार्मोन बनाना था. टेस्टोस्टेरोन किसने बनाया? लेडिग सेल ने बनाया. और जब टेस्टोस्टेरोन बना तभी जाके जो जर्म सेल है वो कन्वर्ट हुए स्पर्म के अंदर. तो और क्या क्या काम करता है ये टेस्टोस्टेरोन? तो टेस्टोस्टेरोन के 3 मेन काम हैं. एक काम तो यही है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. दूसरा काम है उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल के अंदर, जैसे हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर, माउथ स्टिचेस आ जाती हैं, बियर्ड आ जाती हैं, आर्म पिट में या चेस्ट पे जो हेयर्स आ जाते हैं, वॉइस उनकी काफ़ी होर्स हो जाती है, ठीक है, और एडम्स एप्पल अराइज होता है, ब्रॉड चेस्ट एंड शोल्डर्स, वो सारे चेंजेस जितने भी हैं वो सब इन्हीं टेस्टोस्टेरोन की वजह से हुए हैं. तीसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक मेल के अंदर, वास डिफरेंसेस, टेस्टिस, पेनिस, वो सारे ऑर्गन्स को भी प्रॉपरली डेवलप कराने का काम ये करता है. सो दिस इज़ अबाउट टेस्टिस. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ओवरी. टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सेम वे फीमेल्स के अंदर. तो फीमेल्स के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो ओवरी है.
देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको दिखाऊं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ये 2 ओवरीज हैं, राइट। सेम वे मेल में 2 टेस्टिस होती हैं। ये जो 2 ओवरी हैं, अगर इस ओवरी के अंदर देखें तो कुछ इस तरीके का है, बहुत कुछ है, शायद आप उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, एक बहुत सिंपल से डायग्राम के साथ मैं आपको समझाती हूँ। तो लेट्स मूव हेयर। देखिए ये ओवरी का डायग्राम हम इस टाइम देख रहे हैं। क्या हो रहा है, किस हार्मोन ने क्या किया, बहुत सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे वो बताऊँगी। देखो आप सबको पता है ओवरी से बनना है ओवम। वैसे ये पूरी तरह ओवम नहीं है, इससे जाके बाद में ओवम बनता है। फिर भी आपके लेवल पर इसको समझाने के लिए मैं इसका नाम ओवम ही दे रही हूँ। दिस इज़ ओवम, ठीक है। और ओवम यहाँ से रिलीज़ हुआ है, तो ये जो स्टेप हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या है कि ये रप्चर हो गया और इसमें से ओवम बाहर निकल गया। ये पहले बना नहीं था, पहले ये पूरी तरह तैयार ही नहीं था, बहुत छोटे छोटे से ऐसे ही सेल्स पड़े हुए हैं लगा लो। ये छोटे छोटे से सेल्स देखो धीरे धीरे मैच्योर हुए, इनमें ऐसा कुछ लिक्विड आ गया, ये मैच्योर हुए, फिर ये फट जाते हैं। पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कह रहे हैं ये कुछ सेल्स हैं, ये ऐसे ऐसे डेवलप होते गए धीरे धीरे, फाइनली ये रप्चर हुए, ओवम निकला। अब ये जो बचा हुआ रप्चर पार्ट है, इससे भी एक स्ट्रक्चर बन गया। ये कुछ है जो बना हुआ है, पर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये भी गायब होने लगा। क्या कुछ नाम है, देखिए ये जो मैच्योर हो रहे हैं ये हैं, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देती हूँ, डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, दीज आर डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो ये डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फॉलिकल रप्चर हो गए, ओवम बाहर निकल गया, इसे ओवुलेशन कहा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इसके रप्चर्ड पार्ट से, इस फटे हुए पार्ट से बने हैं, और इनको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। अब बात करते हैं हार्मोन की। ओवरी में कौन कौन सा हार्मोन कब बन रहा है और कौन रिलीज कर रहा है। सेम वे टेस्टिस की तरह बताया था, ओवरी को एक्टिवेट करता है FSH एंड LH। अब याद करो, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम है फॉलिकल को डेवलप करना। तो बिल्कुल सबसे पहली बात यही बता रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड आया और पिट्यूटरी ग्लैंड ने यहाँ पर भेजा हार्मोन FSH। FSH कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH आया, और FSH के आने की वजह से ये फॉलिकल डेवलप होने लगी। तो FSH का काम भी आपको यहाँ से याद हो जाएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होना। जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल हैं, ये डेवलपिंग फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज कर देते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है दैट इज ईस्ट्रोजन। वो किससे निकला, इन डेवलपिंग फॉलिकल से निकला। ओ भी लगा देते हैं इसके आगे तो भी ठीक है, ई लगा के रखते हैं तो भी ठीक है। तो ये जो ईस्ट्रोजन है ये निकला। इस ईस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, ये ऑब्वियसली बात है फॉलिकल की डेवलपमेंट कराएगा। ये फॉलिकल की डेवलपमेंट कराएगा। जो फीमेल में जो कैरेक्टर्स आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगनिंग, ठीक है, और हाई पिच वॉइस, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती हैं। अच्छा अब देखिए, पिट्यूटरी से एक और हार्मोन आया था दैट इज़ LH। वो हार्मोन आया है यहाँ, ये बता रही हूँ मैं आपको, LH। ये LH हार्मोन कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम पिट्यूटरी। तो जो LH हार्मोन पिट्यूटरी से आएगा तो वो क्या करा देगा, उसका भी इफेक्ट आपको दिख रहा है, वो करा देगा ओव्यूलेशन। FSH ने क्या कराया, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराया। LH ने क्या कराया, ओव्यूलेशन कराया। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा ये ओवम बाहर निकल जाएगा, इस बचे हुए पार्ट से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो रप्चर्ड पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर बना कॉर्पस ल्यूटियम, ये सिक्रीट करेगा अब इसके अंदर का दूसरा हार्मोन दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो किससे निकलता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ईस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, वो डेवलपिंग फॉलिकल से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लेयर को थिक करता है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। बट जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये धीरे धीरे ख़त्म। फिर से यही प्रोसेस चलता है। तो इस तरीके से ओवरी जो है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करती है और दो हार्मोन बनाती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी हेट्रोक्राइन कहलाती है क्योंकि हार्मोन बनाने के साथ ये गैमेट बना रही है, दैट इज कॉल्ड ओवम।
सो दिस इज़ अबाउट ओवरी। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे पीछे रह गई थी, आपको मैंने जब पिट्यूटरी पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि एक हार्मोन निकलता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से, ADH। दो हार्मोन बताए थे, एक ऑक्सीटोसिन जो मैटरनिटी हार्मोन था और एक हार्मोन है ADH, ये भी बताया था आपको, एंटी डायूरेटिक जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा था। और आपको बताया था कि इसका काम है वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। अच्छा, अगर ये हार्मोन ठीक से ना बने, इसकी डिफिशियंसी हो, तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस याद रखेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। इसमें वाटर लॉस, क्योंकि ये क्या करवा रहा था, ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वापस रीअब्जॉर्ब करवा रहा था बॉडी में किडनी से, उसके DCT पार्ट से। अब अगर ये नहीं है तो वाटर का और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, यानी पानी की कमी हो जाएगी, सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो यूरिन बहुत डाइल्यूट आएगा और बॉडी में वाटर लॉस झेलना पड़ेगा। सो ये हम पढ़ चुके हैं अबाउट हार्मोन्स। अब एक लास्ट टॉपिक हमें एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। देखिए क्या है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म कहता है कि एक हार्मोन अपना बैलेंस खुद मेंटेन करता है, यानी जब ज़रूरत है तो अपना सिक्रीशन करवाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो अपना खुद का सिक्रीशन बंद करवाता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए, आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज बना, शुगर बना और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा। अब काम किसका है? इंसुलिन का है। तो पैंक्रियास के बीटा सेल ने इंसुलिन सिक्रीट किया और इस इंसुलिन ने सारे के सारे शुगर को कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड का शुगर लेवल कम होने लगा, तो अब ज़रूरत है कि इंसुलिन अब और ना बने। तो जैसे ही शुगर लेवल कम होगा तो ये खुद अपना सिक्रीशन बंद कर देगा। तो जब ज़रूरत होती है तब सिक्रीशन करता है और वापस बंद करवा देता है। इस चीज़ को कहते हैं फीडबैक रेगुलेशन। तो इसके साथ आपका टॉपिक एंडोक्राइन रेगुलेशन ख़त्म हुआ है और साथ के साथ आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो आपका नर्वस था और एंडोक्राइन था ह्यूमन का, वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने को मिलेगा प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। बट इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू।